हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस नोवेला रिटन बाय जोसेफ कॉनराड, हार्ट ऑफ डार्कनेस. So basically in this video we're going to talk about author, then we'll look at short summary as well as few important question answers. Let's first discuss about author. Joseph Conrad was a Polish British novelist and short story writer. He is regarded as one of the greatest writers in the English language, though he did not speak English fluently until his 20s. तो ये जब तक 20 ईयर्स के थे इनको इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग इनको एक अच्छे इंग्लिश राइटर के नाम से जानते हैं. He came to be regarded as a master prose style who brought non-English sensibility into English literature. He wrote many novels and stories that depict crisis of human individuality. Conrad is considered a literary impressionist by some and an early modernist by others. So what do you mean by impressionist? Impressionist मतलब क्या होता है? जब author कैरेक्टर्स को सेंटर में रखकर कोई वर्क लिखते हैं, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, तो उसको इम्प्रेशनिस्ट कहा जाता है. दो हिज वर्क्स ऑल्सो कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द 19th century realism. His narrative style and anti-heroic characters, as in लॉर्ड जिम फॉर एग्जाम्पल, हैव इन्फ्लुएंस्ड न्यूमरस ऑथर्स. तो चलिए अब समरी को देखते हैं. तो जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये एक बहुत ही सेंसिटिव नॉवेला है. इसे हम नॉवेला क्यों कह रहे हैं? नॉवेला मतलब क्या होता है? जब कोई भी वर्क नॉवेल के लेंथ से कम हो और शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा हो तो उसको नॉवेला कहते हैं. तो हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, चार्ल्स मार्लो, उसके नरेशन के थ्रू, उसके स्टोरी के थ्रू ऑडियंस को ये पता चलता है कि कॉलोनाइजर्स, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, वो अपने कॉलोनीज में जाकर लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, लोगों ने कितना सफ़र किया है, स्पेशली अफ्रीकन्स. इनफैक्ट इंडिया का भी कंडीशन किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो बहुत ही एडवांस दिखने वाला कंट्री है, चमक धमक, जिसे हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेवलप्ड कहते हैं, वो पहले एक्चुअली में कैसे थे, कितने क्रूएल थे, जिसमें मतलब ऐसा लगता था कि इंसानियत है ही नहीं. तो नोवेला की शुरुआत में दिखाते हैं एक शिप जो कि थेम्स रिवर में है और उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं. फिर इसमें एक नरेटर रहता है जिसका नाम इसमें मेंशन नहीं है. वो कुछ रिवर के डिस्क्रिप्शंस देता है, लंदन सिटी का डिस्क्रिप्शन देता है अपने फेलो पैसेंजर्स को. और वही शिप में एक चार्ल्स मार्लो नाम का पैसेंजर है जो बाकी पैसेंजर्स के साथ अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करता है, एक एडवेंचर को शेयर करता है जो उसने फेस किया था कॉन्गो रिवर में, जो अफ्रीका में है. तो अपने यंग एज से ही मार्लो मैप्स को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था. वो चाहता था कि वो वर्ल्ड के सारे रिमोट एरिया को विजिट करे. Hence he wanted to become a seaman, which led him to join a trading company. और इस वजह से एज अ यंग मैन इन्होंने 6 years तक पैसिफिक ओशन में सेलिंग किया था. फिर एक दिन मार्लो को अफ्रीका का मैप मिलता है जहाँ पे उसने अफ्रीका के एरिया को देखा, कॉन्गो रिवर को देखा और वहाँ से इसको डिज़ायर हुआ कि वो यहाँ पर विज़िट करे. तो अब वहाँ पर जाने के लिए अपने सोर्सेस को यूज़ करने लगा, बहुत सारे जुगाड़ लगाने लगा. तो उसने एक कंपनी के बारे में सुना था जो बेल्जियन कॉन्गो में एक ट्रेडिंग कंपनी चला रहा था. तो मार्लो को अपने एक आंट के रेफरेंस से, उसके हेल्प से उस कंपनी में एज अ कैप्टन ऑफ द रिवर स्टीमर का जॉब मिल गया, कैप्टन का जॉब मिल गया. और ये इसने अपनी अफ्रीका की जर्नी शुरू कर दी. तो इस जर्नी में मार्लो ने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो इसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था. ही विटनेसेस द ईविल ऑफ इम्पीरियलिज्म इन अफ्रीका. इम्पीरियलिज्म, अफ्रीका में जो इम्पीरियलिज्म चल रहा था, जो कॉलोनाइजर्स थे, उनका शैतानी रूप देखा इसने. तो इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहाँ पर पावरफुल कंट्री जो बहुत ज़्यादा रिच है, जो पावरफुल है, मिलिट्रीली एडवांस है, वो दूसरे कंट्री को जो उनसे कम है उसको कंट्रोल करती है, उसको एक्सप्लॉइट करती है. तो मार्लो ने क्या देखा अपने जर्नी के थ्रू? जो कंपनी के ओनर्स थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, वो नेटिव अफ्रीकन्स को किस तरीके से फोर्स करते थे, कितना एक्सप्लॉइट करते थे, उनको स्लेवरी में कैसे घसीटते थे, उनका इल ट्रीटमेंट, ओवर बर्डन ऑफ वर्क, उनको मारना पीटना, खाना ठीक से ना देना, ये सारी चीज़ें देखकर मार्लो एकदम शॉक्ड रह गया था. फिर मार्लो सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है कर्ट्स. तो इस नॉवेले का वो दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है.
तो कर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी एबिलिटी के लिए कि वो अफ्रीका के एकदम इंटीरियर में जाके आइवरी को प्रोक्योर करके लाता था। मतलब आइवरी मतलब हाथी के दांत। तो मार्लो जब से कर्ट्स के बारे में सुना तब से उससे मिलना था। तो मार्लो को कई महीने तक उसी जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि जो उसका स्टीम शिप था वो ख़राब हो गया था, वो रिपेयर हो रहा था। और इस वेटिंग पीरियड में मार्लो कर्ट्स के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन करने लगा। फिर मार्लो को पता चलता है कि कर्ट्स जो है वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा इल है, बहुत ज़्यादा बीमार है और उस वजह से कंपनी को बहुत लॉस झेलना पड़ रहा है। इसके बाद काफ़ी वेट के बाद मार्लो का शिप तैयार होता है, वो रिपेयर हो जाता है। तो सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर है वो मार्लो के साथ कुछ क्रू को भेजता है और जो अंदर की जो जर्नी है कॉन्गो रिवर की, तो जैसे जैसे मार्लो का शिप और अंदर जाने लगता है और डीप जाने लगता है कॉन्गो रिवर के, तो जो सराउंडिंग था उसके वजह से मार्लो के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो जब ये आसपास की सारी चीज़ों को देखता है, कॉलोनाइजर्स के बिहेवियर को देखता है, तो वो ये सोचने लगता है कि जो इसका जर्नी है कॉन्गो रिवर का, वो जोग्राफिकल हार्ट ऑफ डार्कनेस सिर्फ नहीं है। जोग्राफिकल हार्ट ऑफ डार्कनेस मतलब जो अफ्रीका है उसको मैप में डार्क कंट्री दिखाया गया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल है। तो मार्लो यही सोच रहा है कि वो सिर्फ जोग्राफिकल हार्ट ऑफ डार्कनेस की जर्नी नहीं किया, बल्कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियंस हैं उनकी मेंटालिटी में जो डार्कनेस है उसकी भी जर्नी इसने कर ली। फिर फाइनली मार्लो का जो स्टीमर था वो कर्ट्स के इनर स्टेशन पर पहुंचता है जहां पर कर्ट्स रहता है। वहां उसे एक रशियन ट्रेडर मिलता है जो उसे कर्ट्स के बारे में बताता है, उसकी तारीफ करने लगता है। वो ये बताता है कि कैसे नेटिव्स लोग कर्ट्स को एक गॉड लाइक फिगर समझते हैं। कर्ट्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहता है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। इसका पता मार्लो को कब चलता है, जब वो उसके से मिलने जाता है तो रास्ते में देखता है कि बहुत सारे कटे हुए सर पड़े रहते हैं। तो ये सब देख के उसकी ब्रूटैलिटी का पता चलता है कर्ट्स के। फिर जब मार्लो कर्ट्स से मिलता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि कर्ट्स जो है वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो फिर मार्लो उसे सजेस्ट करता है कि वो उसके साथ में चले। फिर इनका स्टीमर तैयार हो जाता है नेक्स्ट डे की जर्नी के लिए, वापस निकलने के लिए। लेकिन कर्ट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और मरने से पहले कर्ट्स मार्लो को कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स देता है और उसका जो लास्ट वर्ड्स था, कर्ट्स मरने से पहले बोलता है द हॉरर द हॉरर। ये सुनकर मार्लो ये बिलीव करता है कि वो अपने एक्टिविटी को जज कर रहा है और वर्ल्ड को जज कर रहा है, इसलिए ये वो बोल रहा है द हॉरर द हॉरर। तो ये रिटर्न जर्नी के टाइम पे मार्लो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह सर्वाइव कर लेता है। और कर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट पेपर रहता है, जो उसने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया रहता है मार्लो को, तो मार्लो उसे किसी सही हाथ में पहुंचा देता है, जिसके लिए वो दिया रहता है उसे दे देता है। और लास्ट में मार्लो कर्ट्स की फियांसी से मिलता है। उससे मिलने के बाद मार्लो को फील होता है कि वो सोचती थी कि कर्ट्स जो है वो बहुत ही ग्रेट था, बहुत ही टैलेंटेड था और मॉरली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और वो मार्लो से पूछती है कि कर्ट्स का लास्ट वर्ड क्या था। तो यहाँ पे मार्लो झूठ बोलता है कि उसका जो लास्ट वर्ड था वो उसका नाम था, उस लड़की का नाम। तो फ्रेंड्स, समरी में बस इतना ही। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस, और व्हाट आर द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इंट्रोडक्शन सारे आंसर के लिए सेम रहेगा, जो दूसरा क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस करूंगी उसके लिए भी इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज ए नॉवेला बाय पॉलिश इंग्लिश नॉवेलिस्ट जोसेफ कॉनराड, in which the sailor Charles Marlowe tells his listener the story of his assignment as a steamer captain for a Belgian company in the African interior. The novel is widely regarded as a critic of European colonial rule in Africa. तो जो इसका जो मेन थीम है इस नॉवेल का वो क्या है? इम्पीरियलिज्म। यहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है। हार्ट ऑफ डार्कनेस ओरिजिनली अपीयर्ड सीरियली इन ब्लैकवुड्स मैगजीन इन 1899. It was eventually published as a whole in 1902 as the third work in a volume of Conrad titled Youth. So according to question, we need to discuss the appropriateness of the title of this novel. How this title is relevant to the story, relevant to the experience of Marlowe's. So there are several meanings of this title Heart of Darkness. हम इसे symbolically भी समझ सकते हैं, फिर इसका जो literal meaning है उसके according भी इसे समझ सकते हैं। तो heart का मतलब यहाँ पे है center।
तो इसका जो एक लिटरल मीनिंग है हार्ट ऑफ डार्कनेस का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी जाना जाता है क्योंकि कई सालों तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल था यहाँ पे। और जो दूसरा हार्ट ऑफ डार्कनेस था वो है कॉलोनाइजर्स का हार्ट, कॉलोनाइजर्स की मेंटालिटी। और भी जो डार्कनेस का मतलब होता है वो है अननोन। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है, डार्क है। चलिए अब इसे टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं। The title Heart of Darkness holds profound significance in Joseph Conrad's novel. It symbolizes multiple layers of meaning within the story. It refers to the physical journey up the Congo River into the heart of Africa, where the characters encounter the harsh reality of colonialism, exploitation, and brutality. The darkness represents the uncharted territories and the unknown, both geographically and metamorphically. तो यहाँ पे डार्कनेस और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनडेवलप्ड अननोन टेरिटरीज को, जो था अफ्रीका, और कॉलोनाइजर्स का डार्क मेंटालिटी, डार्क साइकोलॉजी। द टाइटल बेसिकली रिफर्स टू द डार्क अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. Literally it means inmost region of the territory which was in those days still in the process of being explored and the inhabitants still led primitive life. By Conrad's time, many parts of Africa had been explored and depicted on the map. Even then, Africa was still known as the Dark Continent. मतलब कॉनराड के पीरियड में अफ्रीका के कई सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर किया गया, वो मैप में भी आ गया, लेकिन फिर भी कई सारे पार्ट्स ऐसे थे जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था. While portraying the dark continent of Africa, particularly the Congo, Conrad gives a picture that is suggestive of physical darkness. तो जब यहाँ पे कॉन्गो के बारे में बात हो रहा है तो कॉनराड बता रहे हैं, मतलब जब अफ्रीका के बारे में बात हो रहा है तो कॉनराड बता रहे हैं कि वो सिर्फ फिजिकली डार्क है, मतलब जो उसका अपीयरेंस है वो डार्क है। जो घना जंगल है, बुशेस है, डार्क क्लाउड्स है, फॉग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके वजह से जो अफ्रीका का अपीयरेंस है वो डार्क है। Everything in the novel is overshadowed by darkness. The sky is overcast by dark clouds. The Congo River is invisible in the dark fog. All kinds of evil forces are hidden behind the dark bushes and thick foliage. Foliage मतलब leaves, बड़े बड़े मोटे मोटे leaves. Even the hearts of men are under the influence of darkness. Of the atmosphere of the central station is that of decay and death. The phrase heart of darkness bears another meaning. Marlowe's exploration of the dark country is accompanied by exploration of the depth of his own mind or soul. तो डार्क कंट्री को तो एक्सप्लोर किया गया, उसके डार्कनेस को तो पता चला ही साथ मार्लो के खुद का दिमाग, खुद की जो आत्मा है उसके डार्कनेस के बारे में भी पता। देन ह्यूमन माइंड के डार्कनेस के बारे में पता चला। द ह्यूमन माइंड में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द काइंड ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट. The exploration of this dark continent is perhaps even more difficult than the exploration of the dark country like the Congo. तो ह्यूमन माइंड क्या है, एक तरीके का डार्क कॉन्टिनेंट है, उसको एक्सप्लोर करना कॉन्गो रिवर को, कॉन्गो एरिया को एक्सप्लोर करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है. The novel certainly describes a physical journey, but at the same time, it is a psychological and mystical journey. Mystical means connected to spirit. In many passages of Marlowe's narration, he gives us glimpses of his own mind. तो जब हम मार्लोस के माइंड को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसकी फीलिंग्स को जान पाते हैं और उसके रिएक्शन को, कि जब वो ब्लैक लोगों को देखता है, जब वाइट लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है मार्लो का, वो सब देखकर. सो इन दिस कनेक्शन वी मे रिफर टू हिज फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन इन द स्टीमर पर वो अकेला रहता है, अपने फैमिली से अलग रहता है, आइसोलेशन में रहता है, फिर वो फीलिंग समझते हैं. फिर जब वो ब्लैक को सफ़र करते हुए देखता है कि कई सारे आदमियों को एक ही चैन में बांध कर ले जा रहा है, तो उसका कैसा रिएक्शन रहता है वो हम समझ पाते हैं. His reaction to the suffering of the black man changed with one another and each wearing an iron collar around his neck. The ill treatment of the cannibal crew by white owner of the ship. His reflections on manager of the central station, brickmaker and finally Mr. Kurtz. तो मिस्टर कर्ट्स के डेमोनिक कैरेक्टर को जानने के बाद भी मार्लो उसे एडमायर करने लगता है. उसकी फैंसी को आके झूठ बोलता है कि कर्ट्स ने जो लास्ट नाम लिया था वो उसी का था. तो वो उसे एडमायर इसलिए करने लगा क्योंकि वो सोचता था कि भले वो ब्रूटल था या जो भी था, अगर उस सिचुएशन में कोई और रहेगा तो वो भी वही काम करेगा. नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन.
Thus, The Heart of Darkness is an exploration not only of a dark continent but also in the subconscious state of the mind. Therefore, the title of the novel is appropriate as it refers to the both kinds of exploration. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।